नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज बात करेंगे भारत चीन संबंध की। भारत चीन संबंधों में आए तनाव से बिगड़ती स्थिति की, भारत के लिए चिंता की जो बात है उसकी। और कुल मिलाकर स्थिति ये है कि पिछले 10 साल में चीन 4 बार भारत से उलझ चुका है। 2013 में डेप्सोंग में, 2014 में चुमार में, 2020 में डोकलम में और 2022 में तवांग में। चीन की कई बार कह चुका हूँ, आपको पता भी होगा, जो ये सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है वो दरअसल काम नहीं कर पा रही है। तो वो कई और तरीके अपना रहा है। जैसे बॉर्डर के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही रहा था, बहुत तेज़ी से बना रहा है। और बॉर्डर के किनारे, बॉर्डर से मेरा मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और उसमें ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो विवादित इलाके हैं। भारत का क्लेम है कि हमारा है, चीन का क्लेम है कि हमारा है। उन विवादित इलाकों में भी गांव बसा रहा है, पक्के घर बना रहा है, जो कि 2005 में भारत और चीन के बीच में जो समझौता हुआ था, करार हुआ था, उसके खिलाफ है। उसमें ये बात कही गई थी कि दोनों देश जो है LAC के इधर उधर जो है वो कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। एक दूसरा, उसमें एक और क्लॉज है, और वो है कि जब भी सीमा का निर्धारण होगा, उस पर समझौता होगा, तो उसमें स्थानीय लोगों की भावना का भी ध्यान रखा जाएगा। चीन वही प्लान कर रहा है कि जब भी भविष्य में बातचीत हो तो उस समय उस गांव में जो लोग रह रहे हैं उनकी भावना कि हम चीन के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बसा रहा है, हान समुदाय के लोगों को बसा रहा है, और ऐसे लोगों को जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के घोर समर्थक हों, ऐसे लोगों को सीमा पर बसाया जा रहा है। उसके अलावा वो वहीं तक नहीं रुक रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर गांव बसाना, फिर अरुणाचल प्रदेश में जो गांव हैं सीमा से लगे हुए और थोड़ा अंदर, उनके नामों का परिवर्तन तीसरी बार किया। फिर से जो है कई नाम जो है चीनी भाषा के नाम के आधार पर रख दिए। उसके अलावा प्रोपेगेंडा। लद्दाख में दोनों देशों की फ़ौजें आमने सामने हैं और लंबे समय से हैं, 2020 से हैं। तो इससे आप लगा सकते हैं कि खर्च कितना बढ़ रहा है। चीन की इकॉनमी 18 ट्रिलियन की है, भारत की 3.5 ट्रिलियन की है। चीन ज़्यादा से ज़्यादा और खर्च जो है और जो नुकसान जो है उसको बर्दाश्त करने की स्थिति में है। भारत के लिए ये मुश्किल है, इसका असर उसके विकास पर पड़ता है, लेकिन कोई हल नहीं है। लेकिन समाधान क्या है? अब दोनों देश जो है परमाणु संपन्न देश हैं। चीन को ये एहसास है कि वो सैन्य रूप से भारत से ज़्यादा ताकतवर है। हालांकि जो टेरेन है सीमा पर, उसको देखते हुए भारत कहीं से कमज़ोर नहीं। भारत 1962 का भारत नहीं रह गया है। आज अगर युद्ध की नौबत आए तो भारत 1962 जैसा नहीं होगा। चीन को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। ये उसको गलवान में मालूम हो गया, ये उसको डोकलम में मालूम हो गया, ये उसको तवांग में मालूम हो गया। तो इसलिए जो है चीन अब अलग अलग रास्तों से कर रहा है। भूटान के जरिए जो है भारत की सीमा पर निगरानी की कोशिश कर रहा है। उसकी सारी कोशिश ये है कि ऐसे स्ट्रेटेजिक इलाकों पर उसकी फ़ौज की तैनाती हो जाए, उसके हथियार हों और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि जब चाहे वो भारत में प्रवेश कर सके युद्ध की स्थिति में। अब सवाल ये है कि मैंने जैसे कहा कि परमाणु संपन्न देश हैं दोनों, तो युद्ध की स्थिति तो आना बहुत कठिन है। अगर युद्ध की स्थिति आएगी भी, युद्ध होने को होगा, लगेगा कि हो सकता है, तो पूरी दुनिया उसमें कूद जाएगी उसको रोकने के लिए। लेकिन इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये यथास्थिति बहुत लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती। हो सकता है, ईश्वर करे ऐसा ना हो, दोनों देश एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ें, लिमिटेड वॉर दोनों देशों के बीच में हो जाए। लेकिन लिमिटेड वॉर कभी, ये किताबों में तो है, ज़मीन पर वैसा होता नहीं है। वो कब क्या स्वरूप ले लेगी, एक बार अगर युद्ध शुरू हुआ तो वो क्या स्वरूप लेगा किसी को पता नहीं होता है। अब भारत के सामने समस्याएं कई हैं। देखिए 1914 में, 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में एक कन्वेंशन हुआ और उसमें ये समझौता हुआ कि मैकमोहन लाइन दोनों देशों के बीच में विभाजक रेखा होगी। भारत इसी के इर्द गिर्द जो है, जो LAC को मानता है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको मानता है। चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से ही मना कर दिया।
उसका दावा है कि तिब्बत हमेशा से चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत को इस बात का अधिकार ही नहीं है कि वो कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि अपने तौर पर कर सके। अब आप ये देखिए कि शुरू कैसे हुआ। असल में उससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि चीन की समस्या क्या थी। चीन के लिए तिब्बत जाने का कोई सड़क का मार्ग नहीं था जब तक वो लद्दाख का जो अक्साई चीन का हिस्सा है उस पर कब्जा न करे। 1950 में उसने भारत को बताए बिना अक्साई चीन से होते हुए तिब्बत तक सड़क बना ली। भारत सरकार को पता ही नहीं चला। कहते 1951 में जाकर पता चला। उसके बाद जो है 1960 में चीन ने प्रस्ताव दिया भारत सरकार को कि आप अक्साई चीन पर दावा छोड़ दीजिए और हम जो है वो नेफा पर, जो उस समय नेफा कहा जाता था, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, उस पर दावा छोड़ देते हैं। भारत ने कहा भाई दोनों हमारी ही भूमि है, हमारे देश का अंग है, तो एक पर दावा कैसे छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है। फिर 62 का युद्ध हुआ। 62 के युद्ध में चीन ने पूरे अरुणाचल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन लौट गया। कई हज़ार स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर उसने कब्जा अपना बरकरार रखा और 14,700 स्क्वायर किलोमीटर का जो अक्साई चीन का इलाका है उस पर भी। अब ये जो अक्साई चीन की बार बार मैं बात कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। वैसे तो ये बंजर ज़मीन है, यहाँ कुछ होता नहीं है, न यहाँ बर्फ़ गिरती है और न यहाँ बारिश होती है। ये हिमालय के ओट में है और हिमालय और दूसरे पर्वतों के, इसलिए भारत का मानसून जो है उसकी बारिश यहाँ होती नहीं है। तो यहाँ पर कुछ उगता नहीं है। आपको याद होगा 1962 में जब भारत हार गया था चीन से और संसद में बहस हो रही थी इस पर, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था नेफा को, अरुणाचल प्रदेश के लिए, इससे के लिए कि वहाँ तो कुछ, नेफा में तो कुछ उगता नहीं है। उन्होंने कहा था कि नेफा में तो घास का तिनका भी नहीं उगता, इसलिए अगर वो चला गया तो हमको कोई ज़्यादा अफसोस नहीं है। उस पर लोकसभा के सदस्य थे महावीर त्यागी, उन्होंने कहा उगता तो आपके सर पे भी कुछ नहीं है, तो क्या आपका सर काट के चीनियों को दे दें। तो बात ये नहीं है कि वहाँ कुछ उगता है कि नहीं, बात ये है कि हमारी सोवेरेनिटी का सवाल है, हमारी सार्वभौमिकता का सवाल है। एक दूसरा, स्ट्रेटेजिक दृष्टि से अगर अक्साई चीन हमारे पास रहता तो चीन के लिए अपने जो उसका जो शिनजिंग प्रांत है, शिनजिंग या शिनजियांग जो भी उच्चारण हो, वहाँ से तिब्बत जाने का उसके लिए सड़क का कोई मार्ग नहीं था, तो हमारी सीमा तिब्बत से मिली होती, फिर हमारे सामने चीन का ये बड़ा संकट नहीं होता। एक व्यक्ति की गलती, जिनका नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 1949 दिसंबर में सरदार पटेल ने उनको चिट्ठी लिखी कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, चीन तिब्बत पर कब्जा करना चाहता है। नेहरू इस बात को मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में उन्होंने अपना जो राजदूत है बीजिंग में था उस समय, उसको भी बड़ी फटकार लगाई, कहा कि वो चीनियों की तरफ से काम कर रहा है, वो जितनी सूचनाएं भेजता है वो वही सूचना भेजता है उसी तरह से जैसा चीनी चाहते हैं, तो हमको इस दिशा में तुरंत कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ किया नहीं और 1950 में ही दिसंबर में सरदार पटेल का निधन हो गया। उसके बाद नेहरू को कोई रोकने वाला नहीं था और 1951 में 1951 में सरदार पटेल की बात सही साबित हो गई। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जो सरदार पटेल 1950 में देख रहे थे और नेहरू को नहीं दिख रहा था, वो चीन ने करके दिखा दिया, जिसकी आशंका सरदार पटेल जाहिर कर रहे थे। इससे आप समझिए कि कितने दूरदृष्टि वाले थे सरदार पटेल। स्ट्रेटजिक मामलों की उनकी समझ की दाद दीजिए कि किस तरह से वो भांप लेते थे कि कौन क्या करने वाला है, उसका अगला कदम क्या होगा और हमें उसके लिए, उससे निपटने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए। नेहरू, जिनको माना जाता है कि विदेश नीति के बड़े जानकार थे और कुछ लोगों का मानना है कि नेहरू जो है सबसे अच्छे विदेश मंत्री थे, उन्होंने विदेश नीति के मामले में जितने ब्लंडर किए हैं, गलतियां नहीं, ब्लंडर किए हैं, उतना और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। उसकी कीमत हम आज तक चुका रहे हैं। ये अक्साई चीन जो है, इसको सोडा प्लेन भी कहते हैं, लेकिन अक्साई चीन पर कब्जा होने से चीन के हमारे हाथ से एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हिस्सा निकल गया है। इसको वापस पाने का, इसको वापस लेने का आज तक कोई प्रयास हुआ नहीं है और ये ऐसा हो पाएगा इसकी कोई उम्मीद नज़र आती नहीं है। पक्की सड़कें, रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, सब कुछ इस रास्ते से चीन और तिब्बत को जोड़ने के लिए चीन बना चुका है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है जिसका मुकाबला हम कर ही नहीं सकते।
हम तो डर के मारे इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी सीमा पर बना ही नहीं रहे थे। ए.के. एंटनी ने राज्यसभा में कहा, अगर हम सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसका इस्तेमाल चीन कर लेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, पिछले 8-9 साल में वार फुटिंग पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का काम हुआ है। रेल लिंक, सड़क, हाईवे, एयरपोर्ट, इन सब का निर्माण हुआ। 3400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो गया है या हो रहा है केवल अरुणाचल प्रदेश में। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसके अलावा भारत ने भी जो है सीमा के किनारे गांवों को अपने पर्यटन की दृष्टि से उनका विकास करना शुरू कर दिया है। तो अभी आपने पढ़ा होगा, शायद टीवी पर भी देखा होगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल के एक सीमा से लगे गांव में गए थे। दूसरा, प्रधानमंत्री ने एक नई सोच जो है वो दी कि वो सीमा का अंतिम गांव कहने की बजाय कहिए कि प्रथम गांव है। उस दृष्टि से उसको देखिए, और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, वहाँ लोगों को बसाना, उनकी सुरक्षा, ये सब काम जो है पिछले 8-9 साल में शुरू हुआ है, जिसकी उपेक्षा लगातार की जाती रही है। इसके बावजूद कि हम चीन से हार चुके हैं, इसके बावजूद कि चीन हमारे बड़े भूभाग पर कब्जा करके बैठा हुआ है, इसके बावजूद कि चीन उतने से संतुष्ट नहीं है और चाहता है, तो ये जो बार बार चीन अरुणाचल पर दावा करता है, कभी जगहों के नाम बदलता है, गाँव के नाम बदलता है, शहर के नाम बदलता है। उसके अलावा अरुणाचल से जो लोग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में शामिल होने जाते हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाते हैं, उनको स्टेपल वीज़ा देता है। ये तो हमारे देश के लोग हैं, इनको जो है एक अलग देश के नागरिक के रूप में वीज़ा क्यों दें? तो ये सब चीन कर रहा है, चीन की ये रणनीति है। सवाल ये है कि हमारे पास जवाब क्या है। उससे पहले सवाल ये है कि चीन आखिर अरुणाचल पर दावा कर क्यों रहा है? क्या वो अरुणाचल लेना चाहता है? अगर वो अरुणाचल लेना चाहता है तो 1962 में तो ले चुका था, फिर वो छोड़कर क्यों गया? दरअसल अरुणाचल पर दावा करना चीन की एक रणनीति का हिस्सा है। उसको अरुणाचल नहीं चाहिए। हालांकि वो दावा करता है अरुणाचल का 90,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर वो दावा करता है, लेकिन वो दावा बार्गेनिंग पावर के लिए करता है। बार्गेन किस चीज़ के लिए करना चाहता है? अक्साई चिन्ह के बारे में उसको लगता है कि जब तक भारत इसको मान्यता नहीं देगा, मान्यता से मतलब इसको स्वीकार नहीं कर लेगा कि ये चीन का हिस्सा है, इस पर हमारा दावा नहीं है, ये जब तक आधिकारिक रूप से जो है इस पर एग्रीमेंट नहीं हो जाता, तब तक वो अरुणाचल प्रदेश पर इसी तरह से दावा करता रहेगा। उसके अलावा उसकी जो सलामी स्लाइसिंग की नीति है, उसके आधार पर तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता ही रहेगा। उसकी परेशानी, चीन की परेशानी इस समय जो है वो ये है कि उसकी सलामी स्लाइसिंग की रणनीति काम नहीं कर रही है। इस सरकार ने जिस तरह से सीमा पर फौज को खुली छूट दी है, जिस तरह से फौजें तैनात की गई हैं, जिस तरह से सैनिक साजो सामान भेजा गया है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, जिस तरह से सेना को आधुनिक हथियार दिए जा रहे हैं, जिस तरह से राफेल की तैनाती हुई है और दूसरे युद्धक विमानों की तैनाती हुई है, उससे चीन के लिए परेशानी पैदा हो गई है। भारत का खर्च हो रहा है, भारत पर उसका आर्थिक दबाव पड़ रहा है, ये ठीक बात है, लेकिन चीन उसकी वजह से कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके लिए जवाब देना मुश्किल होता है। हालांकि उसको ज़्यादा परवाह होती नहीं इसकी। इसके बावजूद हर समय, अभी अमेरिका ने बयान दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। तो ये जो घटनाएं होती हैं, इनसे चीन को परेशानी होती है। चीन के खिलाफ भारत जो चाहे क्वाड में शामिल हो रहा हो या दूसरे जो जिस तरह के गठबंधन है उनमें शामिल होता है, उससे परेशानी होती है। तो भारत को हमेशा वो परेशान रखना चाहता है, भारत को हमेशा युद्ध की स्थिति बनाए रखे वो इसके लिए मजबूर करता रहता है, और हमारे पास अभी तक तो कोई विकल्प उसका है नहीं। तमाम ऐतिहासिक तथ्य हैं, दूसरे तथ्य हैं, संधियां हैं जिनको चीन मानने से मना करता है। 1660 में मुगल पहुंचे थे लद्दाख, तब तिब्बत और लद्दाख के संबंध टूट गए। उसके बाद 1680 में लद्दाख और तिब्बत ने समझौता किया, और उस समझौते में चीन के इस दावे को नकार दिया गया कि लद्दाख चीन का हिस्सा है। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, और इसके हमारे पास तमाम हर तरह के प्रमाण हैं। लेकिन सवाल ये है कि चीन अपनी ताकत का, आर्थिक और सैनिक ताकत का इस्तेमाल करता है, और विश्व में उसकी जो दादागिरी है उसका इस्तेमाल करता है। उसकी वजह से जो है हमारे लिए
कोई नया स्टैंड लेना। जैसे हमारे पास दो विकल्प हैं जिसको बीच बीच में अमेरिका आजकल आजमाता है, उनमें से एक को चीन की एक नीति है वन चाइना पॉलिसी। इसको लेकर बड़ा संवेदनशील है चीन। 1979 में जब अमेरिका और चीन के रिश्ते मतलब डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से बहाल हुए, कूटनीतिक रिश्ते बहाल हुए, तो उस समय एक समझौता हुआ था जिसमें अमेरिका ने ये माना था कि वो चीन की सरकार को, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को एक चीन की एकमात्र सरकार मानता है। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था कि ताइवान को वो कोई अलग देश की मान्यता नहीं देता, लेकिन उसी जो है करार में ये भी है कि अमेरिका ताइवान के साथ व्यापारिक, सांस्कृतिक और दूसरे तरह के जो है कामकाजी रिश्ते बनाकर रखेगा। अभी कुछ समय पहले अमेरिका की हाउस चेयरमैन नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान की यात्रा पर गई थी। चीन उस समय बिल्कुल बौखला गया था, ताइवान पर आक्रमण की धमकी दे रहा था, अमेरिका को धमकी दे रहा था। अमेरिका ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है, 1997 में भी ऐसा हो चुका। चीन ने कहा कि उस समय भी ये गलत था, इसको हम नहीं मानते हैं। और फिर अमेरिका ने एक सफाई भी दी, कहा कि जो है नैन्सी पेलोसी जो है वो न तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, न सरकार का हिस्सा है, और न ही जो है उनकी कोई इस तरह की औपचारिक स्थिति है। लेकिन चीन का कहना था कि वो दूसरे नंबर पर हैं राष्ट्रपति बनने की। किसी इमरजेंसी में अगर राष्ट्रपति को हटाना पड़ता है या हटते हैं, बीमार होते हैं, कुछ भी ऐसी इमरजेंसी होती है, तो पहला अधिकार जो होता है, पहला मौका जो है वाइस प्रेसिडेंट को मिलता है, उसके बाद हाउस चेयरमैन को मिलता है। तो नैन्सी पेलोसी उस सीनियरिटी में आती हैं। इसलिए चीन को लगा कि अमेरिका उसकी वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज कर रहा है। भारत के सामने इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। दो विकल्प जिनकी मैंने बात की कि चीन की वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना कर दे, सीधे सीधे घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। ताइवान से रिश्ते बढ़ाने, ताइवान से संबंध बढ़ाने, व्यापार बढ़ाने की कोशिश। दूसरा, जो बात जॉर्ज फर्नांडिस अपने पूरे जीवन करते रहे, जिस बात को सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू को समझाते रहे, नहीं समझे, कि तिब्बत को चीन का हिस्सा मत मानिए। उसके लिए तिब्बत को अलग से मान्यता देने या डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है कायम करने, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तिब्बत को एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में दिखाने की ज़रूरत है कि भारत नहीं मानता कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। भारत मानता है कि ये एक विवादित क्षेत्र है। बस इतना करना है उसके लिए। लेकिन जो है उसका जो रिटेलिएशन होगा चीन का, उसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। किस तरह का होगा, कितने बड़े पैमाने पर होगा, इसका आकलन पहले से करना होगा। और क्या वो उससे जो नुकसान होगा, उससे जो समस्या आएगी, उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। ये भी पूछना होगा भारत को अपने आप से कि जब 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया था, दुनिया भर ने हमारे ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया था, क्या वो रिटेलिएशन चीन का उससे बड़ा होगा, उसका इम्पैक्ट उससे बड़ा होगा? ये तमाम सवाल हैं स्ट्रेटजिक। मुझे लगता है सरकार और सरकार के रणनीतिकार इन सारे मुद्दों पर विचार कर ही रहे होंगे। लेकिन ये जो स्टेटस को बना हुआ है भारत चीन के रिश्ते में, ये सवाल है कि कितने दिन चलेगा, इसका बोझ हम कितने दिन तक उठाएंगे, और इससे निकलने का कोई प्रयास आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा। कोई ना कोई रास्ता तलाशना पड़ेगा। ये स्टेटस को बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकता, चलना नहीं चाहिए। वो देश के हित में नहीं है, इसलिए नहीं चलना चाहिए। कोई भारत किसी के साथ युद्ध करता नहीं, किसी पर युद्ध थोपता नहीं, लेकिन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए भारत उससे कभी पीछे हटता नहीं। तो इसलिए जो रणनीति है चीन की, जब तक उसको उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक उसको समझाना बहुत कठिन होगा। क्या ऐसा होगा? उम्मीद करनी चाहिए कि कम से कम नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ऐसा दिन देखने को मिलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।